हेलो गाइज। हेलो सर। चलिए बेटा, एसएम के चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं हम। एसएम का जो चैप्टर नंबर 4 है वो डील करता है विद द कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। फर्स्ट चैप्टर के एंड में एक टॉपिक था बेटा, 3 लेवल्स, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड द फंक्शनल लेवल। फंक्शनल लेवल वाले जो थे बेटा वो स्पेसिफिक टास्क करते हैं और इसीलिए उनका काम एफिशिएंटली होता है। बट जो कॉर्पोरेट लेवल वाले होते हैं बेटा, उनका टास्क काफी अलग होता है, उनका वर्क काफी जनरल होता है और वो कोई भी स्पेसिफिक टास्क तो नहीं करते, बट वो सभी स्पेसिफिक टास्क को लेकर डिसीजन लेते हैं, है ना बेटा। तो उनका वर्क एग्जीक्यूशन से ज्यादा थिंकिंग का होता है, उनका वर्क जो होता है वो इंटेलेक्चुअल ज्यादा होता है और डूइंग का कम होता है। अब देखो बेटा, कॉर्पोरेट लेवल्स जो स्ट्रेटेजीज है इनका मेन पर्पज क्या है? रिसोर्स एलोकेशन। क्या पर्पज है? रिसोर्स एलोकेशन। कि हम हमारे किस बिजनेस के अंदर ज्यादा पैसे लगाएं, किस में सेम पैसे लगाएं और किस में से पैसे निकाल लेते हैं, है ना बेटा। तो आपको ये डिसीजन लेना है। अब देखो बेटा, एक कंपनी के पास अगर 100 बिजनेस है, किसी के पास 150 बिजनेस है, किसी के पास 200 बिजनेस है, तो सारे बिजनेस प्रॉफिट्स में नहीं चल सकते, है ना बेटा। अब कुछ बिजनेस प्रॉफिट्स में चल रहे होंगे, कुछ बहुत ज्यादा अच्छे प्रॉफिट में चल रहे होंगे और कुछ लॉसेज में चल रहे होंगे। तो लॉसेज वाले केस में क्या करना चाहिए? एग्जिट के बारे में सोचना चाहिए। जरूरी नहीं एग्जिट करना, बट एग्जिट के बारे में सोचना चाहिए हमें, है ना बेटा, कि क्या ये फायदेमंद रहेगा क्या। अब उसमें भी अगर आपको लगता है कि रिकवरी पॉसिबल है तो आप रिकवर कर लो और रिवर्स कर दो प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन को। आपको लगता है नहीं यार, इस मार्केट के अंदर आ चुका एक जो पीक आना था, अभी मैच्योर हो चुका, अब आगे डिक्लाइन नहीं होएगा और हमारे जोर मारने से भी कुछ नहीं होएगा। जैसे स्कूटर इंडस्ट्री का हाल हुआ, है ना बेटा। जैसे बहुत सारे और भी बिजनेसेस हैं, बहुत सारे और भी प्रोडक्ट हैं जो आउटडेटेड हो गए, है ना बेटा। तो वहां पे अगर आपको लगता है टर्न अराउंड बेटर ऑप्शन नहीं है तो आप किस पे चले जाओ? डाइवेस्टमेंट एंड लिक्विडेशन पर, है ना बेटा। अच्छा, अभी आपको लगता है कि मुझे बहुत ग्रोथ करनी है तो एक्सपेंशन करेंगे हम, और आप चाहते हो कि मुझे बहुत ग्रोथ नहीं करनी, मुझे मैमोथ ग्रोथ नहीं करनी, मुझे तो मॉडेस्ट ग्रोथ करनी है, मुझे तो स्लो ग्रोथ करनी है, मुझे तो इंक्रीमेंटल ग्रोथ करनी है। तो फिर हम स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी को परस्यू कर लेंगे, है ना बेटा। स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी को परस्यू करने के फायदे क्या है? देखो बेटा, एक तो इसमें एफर्ट्स क्या लगाने पड़ते हैं? सेम। इससे आपका फोकस सुधरता है ना बेटा। इससे आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती है, क्योंकि आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना जो अलग है, डिफरेंट है, जिससे आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, है ना बेटा। तो आपकी सारी एनर्जी आप एक जगह लगा सकते हो। सेम एफर्ट्स की वजह से इन्वेस्टमेंट क्या लगेगी? कम। रिस्क भी क्या होगा? कम। और इससे आपको काफी आराम मिलेगा, है ना बेटा। आपके ऑर्गेनाइजेशन को काफी आराम मिलेगा, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को, आपके स्टाफ को, आपके ऑर्गेनाइजेशन के कण कण को आराम मिलेगा अगर आप क्या करोगे बेटा? स्लो ग्रोथ। क्या करोगे? स्लो ग्रोथ से आपका स्टाफ कंफर्टेबल फील करेगा, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हैसल में नहीं आएगी। लेकिन बहुत लोग तो एक्सपेंशन करते हैं, एक्सपेंशन करना ज्यादा रोमांचक है, ज्यादा मजे आते हैं, मोर रिस्की, मोर प्रॉफिटेबल, है ना बेटा। लेकिन अगर आप हम देखेंगे ना कि पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा इंसॉल्वेंट कौन सी कंपनी जो है, कौन से ग्रुप सबसे ज्यादा इंसॉल्वेंट हुए हैं, कैसे बड़े बड़े ग्रुप जो बेटा इंडिया के अंदर मुकेश अंबानी जी के बराबर के ग्रुप्स हैं वो कैसे इंसॉल्वेंट हुए हैं, तो उसका बड़ा रीजन क्या है? ओवर एक्सपेंशन। कैसा एक्सपेंशन? है ना बेटा। आपने बहुत तेज बाइक चलाई बेटा, जितनी आपकी बाइक की हैसियत नहीं थी उससे ज्यादा आपने चलाई बेटा स्पीड में, है ना बेटा। तो ये बेटा एक्सपेंशन जो है ये बहुत ज्यादा आपसे क्या मांगेगा बेटा? इन्वेस्टमेंट। इसके लिए आपको सब कुछ दांव पे लगाना पड़ेगा बेटा। आपके स्टाफ को बेटा हाफना पड़ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक्सपेंशन बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स मांगता है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट मांगता है, बहुत ज्यादा रिस्की होता है ना बेटा। और आपकी ऑर्गेनाइजेशन बेटा बहुत ज्यादा अच्छा करने की बजाय हो सकता है धड़ाम से गिर, ना बेटा, और इंसॉल्वेंट हो जाए। तो हमने बहुत सारी बेटा मंदियां भी देखी थी, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, है बेटा, एंड जो आपका सब प्राइम क्राइसिस था, एंड .com बबल का फटना था बेटा। तो वहां पे एक कॉमन चीज चल रही थी, ओवर ऑप्टिमिज्म। क्या चल रही थी? ओवर ऑप्टिमिज्म। जरूरत से ज्यादा आशावादी होना, है ना बेटा। और ओवर ऑप्टिमिज्म की वजह से, ओवर एक्सपेंशन की वजह से, बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन इंसॉल्वेंट होते हैं। स्टेबिलिटी का फायदा बता दो। इसमें मैं ये नहीं कहता स्टेबिलिटी में कि आपको कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलेगी, बट इसमें खतरा नहीं मंडराएगा। एग्जिस्टेंस पर, सर्वाइवल पर, है ना बेटा। जो सबसे जरूरी चीज है वो क्या बेटा? सर्वाइवल। सर्वाइवल पे खतरा नहीं मंडराएगा, है ना बेटा।
और आपको ध्यान रखना है बेटा, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी के अंदर आपकी एफिशिएंसी और एक्सपर्टीज भी बढ़ेगी, है ना बेटा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपकी एफिशिएंसी रुक जाएगी, आपकी एक्सपर्टीज रुक जाएगी, आपको टाइम मिल रहा है। क्या मिल रहा है? टाइम मिल रहा है ना बेटा। आपको मैं कोई भी कंसेप्ट कराता हूँ और मैं बहुत ज्यादा स्पीड में करा दूंगा तो आप ग्रैप्स नहीं कर पाओगे, है ना बेटा। तो टाइम मिलना बहुत जरूरी है ना बेटा। तो यहाँ पे आपको टाइम मिल रहा है हर चीज को समझने का, करने का। तो स्टेबिलिटी वाला जो पीरियड है ना, ये R&D करने के लिए बहुत अच्छा है। किसके लिए अच्छा है? R&D। हाँ, क्योंकि आपका दिमाग शांत है, पीसफुल माइंड है आपका, डन है बेटा। तो आप R&D कर सकते हो। R&D के लिए यही चाहिए, डन है बेटा। और जब आपका R&D सक्सेसफुल हो जाए और आपको लगता है आपके हाथ में लग गई बेटा क्या चाबी, किसकी चाबी? सफलता की चाबी। तो आपके हाथ में इनोवेशन आ गया। क्या आ गया? इनोवेशन आ गया। फिर धूम मचा देंगे, डन है बेटा। तो पहले स्टेबिलिटी, और उसके बाद अगर हमें लगता है कि यस वी हैव सम इनोवेशन इन हैंड, तो फिर आप उस इनोवेशन को बेटा कमर्शलाइज कर लो। क्या कर लो? कमर्शलाइज कर लो, है ना बेटा। और उस R&D को बेटा जब आप कमर्शलाइज करोगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन। बट एक्सपेंशन करना ध्यान रखना बेटा, थोड़ा रिस्की ज्यादा होता है और इससे आपके सर्वाइवल पे खतरा खड़ा हो जाता है। इसलिए आपको एक्सपेंशन करने के बहुत सारे तरीके बताए इन्होंने। जैसे सबसे पहला क्या है? इंटेंसिफिकेशन, और दूसरा डाइवर्सिफिकेशन। जो आपका इंटेंसिफिकेशन होता है उसमें या तो हमारा प्रोडक्ट और मार्केट दोनों ही सेम होती है और हम सेम प्रोडक्ट को सेम मार्केट में ज्यादा सेल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एग्रेसिव मार्केटिंग करनी पड़ती है, हमें डिस्काउंट ज्यादा देने पड़ते हैं, हमें प्रोडक्ट के रैपर को चेंज करना होता है, बट अंदर का प्रोडक्ट चेंज नहीं करना होता। न्यू यूजेज बताने होते हैं प्रोडक्ट के। ये एग्रेसिव मार्केटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि आपको उस प्रोडक्ट की क्या बताने, नए यूज की। इस चिप्स को ऐसे भी खाया जा सकता है, मैगी को ऐसे भी बनाया जा सकता है ना बेटा। आपको उस प्रोडक्ट के मल्टीपल यूज बताने, मल्टीपल रेसिपीज बतानी है बेटा कि सूजी का इस्तेमाल कहां कहां हो सकता है ना बेटा। तो इस टाइप की जो चीजें होती है बेटा पेनिट्रेशन में हेल्प करती है। बट ये अगर मैं देखूं तो एक्सपेंशन के अंदर सबसे कम रिस्की है। वैसे एक्सपेंशन रिस्की है स्टेबिलिटी के मुकाबले, लेकिन एक्सपेंशन की कम से कम रिस्क वाली स्ट्रेटेजी क्या है? मार्केट पेनिट्रेशन। इसमें आप सेम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, सेम मार्केट, इसलिए रिस्क कम है। सेम प्रोडक्ट है, सेम मार्केट है, तो अपना बहुत कुछ दांव पे नहीं लगा यहाँ पे, है ना बेटा। और आप क्योंकि सेम प्रोडक्ट को सेम मार्केट में बेचने के लिए थोड़े से प्रयास एक्स्ट्रा कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको किस में डाल दिया? एक्सपेंशन। ऐसा तब कर सकते हो जब आपके एग्जिस्टिंग मार्केट में स्कोप अभी काफी बाकी है ना बेटा, और आपके एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर अभी सारा स्कोप खत्म हुआ नहीं है, बल्कि वहां पे अभी बहुत ज्यादा डीप पेनिट्रेशन की जरूरत है ना बेटा। तो आप वहां पे ऐसा कर सकते हो ना बेटा। अब देखो बेटा, आपका प्रोडक्ट शहर में चलता है और आप आसपास के गांव में भी चला गए अपना प्रोडक्ट, तो इसे क्या बोलेंगे? मार्केट पेनिट्रेशन, है ना बेटा। जब आप कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट डेवलप करोगे, न्यू प्रोडक्ट अडॉप्ट करोगे, न्यू प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करोगे, तो एफर्ट्स क्या लगेंगे? ज्यादा, और स्किल्स भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का चाहिएगा। वो आपको पहले एक्वायर करना पड़ेगा, फिर उसको मैनेज करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। तो दैट्स अ चैलेंजिंग टास्क। जैसे मैं एक नया सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? थोड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा, है ना बेटा। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आपको न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टू द सेम मार्केट। तुम्हें मैं नया प्रोडक्ट यानी कि नया सब्जेक्ट पढ़ा दूं ना बेटा, तो उसके लिए मेरे को पहले घर पे R&D क्या करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा करना पड़ेगा ना बेटा। चलो, मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट में आप क्या करते हैं? सेम प्रोडक्ट को ऑफर कर रहे हैं बट इन द न्यू मार्केट। इसके अंदर जैसे मान लो आपका प्रोडक्ट अभी हरियाणा में चलता है, तो आप नेबरिंग स्टेट्स में चले गए, क्योंकि नेबरिंग स्टेट्स में जाना नॉर्मली इजी रहता है ना बेटा। तो इसमें आप सेम प्रोडक्ट को बेच रहे हो बट कहां पर? न्यू मार्केट में। यानी कि आप सेम ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो बट आप राजस्थान में जाकर भी पढ़ाना शुरू कर दिया, आपने ब्रांचेज खोल दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसको क्या बोलते हैं? मार्केट डेवलपमेंट। इसमें आपको सुख क्या है, मतलब क्या फायदा है? आपको कुछ नया तो नहीं पढ़ाना ना, पढ़ाना तो सेम ही है ना बेटा। बस नई मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए आपको एडवर्टीजमेंट पे हैवी एक्सपेंडिचर करना होगा, है ना बेटा, और अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी आपको लेकर, है ना बेटा, आपके प्रोडक्ट्स को लेकर। चलिए, ये तो आपके हो गए बेटा थोड़े अच्छे वाले एक्सपेंशन मेथड, जहां पे जोर थोड़ा सा कम आएगा। यहाँ पे लगेंगे बेटा जोर के झटके जोर जोर से, है ना बेटा। और अगर आपको जोर के झटके बेटा जोर जोर से खाने का मतलब आनंद आता है तो फिर आ जाओ इसके अंदर बेटा डाइवर्सिफिकेशन, है ना बेटा। इसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर किसी प्रोडक्ट को आप खुद डेवलप करोगे तो इंटरनल, और अगर आप किसी कंपनी को ही खरीद लोगे जो उस प्रोडक्ट को यूज कर रही थी, बना रही थी, तो एक्सटर्नल। तो अगर आपने अपनी मेहनत से कुछ किया और आपने अपनी मेहनत से उस प्रोडक्ट को स्क्रैच से स्टार्ट करके फिर डेवलप किया,
तो दैट इज इंटरनल। और अगर आपने पक्का पकाया बेटा बिजनेस किसी का खरीद लिया पैसे फेंक के, तो उसे क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल, है ना बेटा। एक्सटर्नल में 3 मोड क्या है? नंबर 1 मर्जर, नंबर 2 एक्विजिशन, नंबर 3 स्ट्रेटेजिक अलायंस, है ना बेटा। स्ट्रेटेजिक अलायंस ट्रेंडी है मार्केट के अंदर, क्योंकि आजकल कॉर्पोरेट मैरिज टिकती कम है ना बेटा। तो थोड़ा कॉर्पोरेट मैरिज का टिकना मुश्किल है, इसको हम बोलते हैं बेटा फ्रेंडली मैरिज, और इसको हम बोलते हैं फोर्सफुल मैरिज। कॉर्पोरेट मैरिज जो है बेटा मर्जर और एक्विजिशन में, ये कई बार बेटा काफी पीड़ादायक हो जाती है ना बेटा। और दोनों कंपनी का कल्चर, स्टाफ एक दूसरे से मिल नहीं पाता। मान लो एक भारत की कंपनी है टाटा, उसने जाकर यूरोप में कोरस स्टील नाम की बड़ी कंपनी को खरीद लिया, है ना बेटा। और अब कोरस स्टील का जो प्लांट है जो कि इंग्लैंड में है, वो टाटा कंपनी ऑपरेट करती है, टाटा कंपनी की मैनेजमेंट पहुंच गई वहां पर। अब वो प्लांट जो है बेटा वो इंग्लैंड में है, उस इंग्लैंड वाले प्लांट को मैनेज भारतीय कंपनी कर रही है, भारतीय कंपनी ने उसको खरीद लिया था बिडिंग प्रोसेस में, है ना बेटा। अब वहां पे दिक्कत क्या आ सकती है? इंडियन कंपनी का जो सोचने का तरीका है या मैनेजमेंट का सोचने का तरीका, और इंग्लैंड के जो एम्प्लॉइज हैं उनके सोचने का तरीका वो काफी डिफरेंट हो सकता है। यानी कि हो सकता है कि वो आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल मैरिज साबित हो, बहुत ही प्रॉफिटेबल मर्जर साबित हो, और हो सकता है वो आपके लिए बहुत ही अनप्रॉफिटेबल साबित हो। तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा। अब उस कंपनी को खरीदने के लिए टाटा स्टील ने क्या किया हुआ? थोड़े से पैसे लगाए हैं, बहुत बड़े। वो उस टाइम बेटा वर्ल्ड की सबसे बड़ी डील थी ना बेटा आज तक की। तो आप सोचो कि कितना ज्यादा पैसा यहाँ पे आपके दांव पे लगा है। और कोई कंपनी आप खरीद रहे हो, और वो भी ऐसी कंपनी जिसकी हालत खराब है, और इसीलिए उसको नीलामी में निकाल रखा है। तो ये क्या गारंटी कि आपके जाने से जादू हो जाएगा वहां पे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना बेटा। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, ये जो मर्जर है ये इतना प्रॉफिटेबल होगा ये कोई जरूरी नहीं है ना बेटा। दूसरा एक्सपेंशन हो गया। क्या हो गया? पहले आप एक बिजनेस संभाल रहे थे मान लो, अब आप दूसरा बिजनेस संभालने लगे, है ना बेटा। और अब आप तीसरा बिजनेस संभालने लगे, चौथा बिजनेस संभालने लगे, तो आपका जो फोकस है वो बट जाएगा, है ना बेटा। स्टेबिलिटी में फायदा क्या हो रहा था? फोकस बट नहीं रहा था, फोकस आपका एक जगह था, है ना बेटा। अब यहाँ पे बेटा आपका फोकस क्या हो रहा है? बट रहा है। चाहे आप रिलेटेड बिजनेस में जाओ और चाहे ये 3 रिलेटेड बिजनेस है बेटा, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और कोचैन, और ये चौथा अनरिलेटेड है। बट आपका ध्यान बटेगा, चाहे आप रिलेटेड बिजनेस में जाओ चाहे अनरिलेटेड। अब जैसे हम सीए के साथ अगर सीएस भी पढ़ाएंगे तो हमारा ध्यान भटकेगा, है ना बेटा, क्योंकि हमारे ऊपर बर्डन सेम रहेगा, बढ़ जाएगा, है ना बेटा। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, चाहे तो आप खुद सीएस पढ़ाना शुरू करो और चाहे सीएस वाली एकेडमी खरीद लो, दोनों ही केस में आपका ध्यान बटना तय है। ये तो तब है जब रिलेटेड बिजनेस है। ये क्या है? रिलेटेड बिजनेस, एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर ही है ना बेटा। और अगर हम दूसरी इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहां पर तो आपको दिक्कतें बहुत ज्यादा है ना बेटा। तो एक्सपेंशन इज अ थॉटफुल डिसीजन, यस सर। रिलेटेड बिजनेस में डाइवर्सिफिकेशन करना इज बेटर देन अनरिलेटेड। This statement is always true. No sir. Always true नहीं है। कभी कभी अनरिलेटेड में जाना बहुत ज्यादा रिस्की भी होता है, बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल भी तो होगा ना, बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग भी तो होगा, है ना बेटा। और इसलिए मॉड्यूल में एक पॉइंट दिया हुआ है कि जरूरी नहीं है कि रिलेटेड में जाना ही ज्यादा फायदेमंद होगा, अनरिलेटेड में जाना भी ज्यादा फायदेमंद। ऑल डिपेंड्स केस टू केस, सिचुएशन पे डिपेंड करता है बेटा कि सिचुएशन कैसी है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके पीछे ना। तो आपको ध्यान से डिसीजन लेना है। अब अगर आप ये वाला यानी कि कंसेंट्रिक इंटीग्रेशन करते हैं, कंसेंट्रिक इंटीग्रेशन में आपको क्या करना है बेटा? आपको रिलेटेड प्रोडक्ट में जाना है, कॉन्ग्लोमरेट में अनरिलेटेड में जाना है, टोटली अनरिलेटेड। इसकी कौन सी एनर्जी हो? कोई सिनर्जी ना विद द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, विद द एग्जिस्टिंग मार्केट्स, है ना बेटा। जिसका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट से जीरो लिंकेज हो, कोई एफिनिटी ना हो, कोई भी लिंकेज ना हो, कोई भी कॉमन चीज नहीं हो दोनों के बीच में, कुछ भी आपके लिए ऐसा नहीं है जो आपको पहले से आता हो, सब कुछ आपके लिए क्या होना चाहिए? टोटली न्यू। तो उसे क्या बोलते हैं? कॉन्ग्लोमरेट। अब देखो बेटा, इनोवेशन के अंदर और कॉन्ग्लोमरेट में डिफरेंस क्या होता है? इसमें हम ऐसे प्रोडक्ट में उतर रहे जिसमें हम कभी नहीं, इसमें हम ऐसे प्रोडक्ट में उतर रहे जिसमें हम कभी नहीं थे, और जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से बिल्कुल जुदा है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। बट ये प्रोडक्ट मार्केट में था, हमारे पास नहीं था बट मार्केट में था। और ये वाला प्रोडक्ट क्या बेटा? मार्केट में ही नहीं था। इनोवेशन में हम उस प्रोडक्ट में नहीं उतर रहे, पूरी मार्केट को ही क्या मिलने वाला है? ब्रांड न्यू प्रोडक्ट मिलने वाला है। इनोवेशन के अंदर आपके मॉड्यूल में 3 कोर पॉइंट दिए हुए हैं, तो इस एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर में हम देखते हैं वो 3 कोर पॉइंट क्या है। देखो बेटा,
पहली बात तो इससे आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। लोग सोचते हैं इनोवेशन कहाँ करें, भाई इतनी बीमारियां हैं उनके इलाज नहीं है, उनके इलाज ढूंढ लो बेटा। इनोवेशन हो गया नहीं हो गया? देखो बेटा कितने लोग कैंसर से मर रहे हैं, कितने लोग, बहुत सारी नाइलाज बीमारियां हैं या जिनका इलाज अत्यंत महंगा है ना बेटा। आप उनका इनोवेशन करो ना बेटा, क्लियर? तो उससे क्या होगा बेटा, फायदा होगा। एआई के लोग हजार अवगुण बता देंगे, लेकिन एआई में गुण भी तो है बेटा। इससे आपके लिए रिसर्च करना कितना आसान हो गया ना बेटा। इससे आपके लिए रिसर्च करने की स्पीड कितनी गुना बढ़ गई ना बेटा। इससे नई दवाइयां विकसित करना बहुत आसान हो जाएगा ना बेटा, क्योंकि आपको एक ऐसा पर्सन मिल गया जो 100 कंप्यूटर 1000 कंप्यूटर से भी ज्यादा शक्तिशाली है और जल्दी सोच के आपको डिसीजन दे रहा है, वो भी सब्जेक्टिव मैटर्स पर। कौन से मैटर्स पर? हाँ, बस आपको उसका कंटेंट रीड करना है ध्यान से कि कहीं उससे गलती ना हो जाए ना बेटा। तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सोल्व करे जो ना बेटा। अब जिसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत सारे एडवांटेज हो, जिससे आपको क्या मिले बेटा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ना बेटा, और जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इस पॉइंट में, मॉड्यूल में 2 पॉइंट दिए हुए हैं। एक तो ऑटोमेशन बढ़ना चाहिए। क्या बढ़ना चाहिए? चीजें अपने आप होनी चाहिए ना बेटा, जिससे कि काम करने में टाइम ना लगे। मैनुअल इंटरवेंशन क्या होना चाहिए? कम है ना बेटा। अब एआई से क्या होगा बेटा, मैनुअल इंटरवेंशन कम, और इससे काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। मान लो मुझे टेस्ट बनाना है तो मैं क्या बोलूंगा, मैं एआई टेस्ट बना दे है ना बेटा, और मैं उस पीडीएफ को डाल दूंगा उसके पास, और वो पीडीएफ से क्या करेगी, फटाफट एमसीक्यू बना देगी। वही एमसीक्यू मेरे को बनाने पड़े तो, टाइप करने पड़े तो, लिखने पड़े तो कितना टाइम लगेगा ना बेटा। अब मुझे सिर्फ चेक करना है कि इसमें कोई गलत ना बना दे, वो करेक्शन करनी है। क्या करनी है? करेक्शन करनी है। हाँ, लेकिन भारतीय लोग कई बार ऐसा कर देते हैं, कुछ भारतीय वो करेक्शन करते हैं, वही चेप देते हैं, वो उसका ध्यान रखना पड़ेगा ना बेटा। ऑटोमेशन करना है बट विद चेकिंग है ना बेटा। और दूसरा, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ती है? सिंप्लीफिकेशन से। कॉम्प्लेक्स चीजों को क्या करना होगा? सिंप्लीफाई करना होगा है ना बेटा। हाँ, स्टैंडर्डाइज करना होगा। ऑप्शंस जो हैं या ऑल्टरनेटिव्स जो हैं, जो स्टेप लगते हैं ना किसी भी काम को करने के, वो स्टेप्स हमें क्या करने होंगे? कम करने होंगे ना बेटा, जिससे कॉस्ट पर यूनिट भी क्या हो जाए? कम, और आम जनता की रेंज में आ जाए सारी दवाइयां, सारे मतलब बीमारियों के इलाज है ना बेटा। तो आपको सोल्व करना है बेटा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को, लोगों के दुख हरने हैं बेटा, और कॉस्ट पर यूनिट कम करने के लिए प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, ऑटोमेशन बढ़ाना है, सिंप्लीफिकेशन बढ़ाना है, और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को बढ़ाना है ना बेटा। ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे बेटा? इनोवेटिव प्रोडक्ट। स्ट्रेटेजिक अलायंस का फायदा क्या है? इससे बेटा हमने जॉइंट वेंचर किया है। क्या किया है? इसलिए जुदा होना बिल्कुल आसान है ना बेटा। एक तो आप दूसरी कंपनी को खरीद ले, अब उसको बेचना आसान काम थोड़ी है। एक प्लॉट लेके खरीद के बेचना मुश्किल हो जाता है बेटा बेटा, क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज आ जाती है। क्या आ जाती है? टैक्सीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा ना बेटा। बायर नहीं मिलता हमें ना बेटा, हम महंगा खरीद लाए। तो आपको ध्यान रखना है बेटा, एक शेयर खरीद के बेचना मुश्किल हो जाता है। वहां पे बेटा पूरी कंपनी को बेचने के लिए आपको बड़े दावेदार चाहिए, और बड़े दावेदार तो बहुत कम होते हैं ना बेटा। तो आपको ध्यान रखना है बेटा कि प्रोडक्ट को खरीद के फिर बेचना, इससे आपकी ब्रांड इमेज भी खराब होती है कि देखो देखो टाटा कंपनी से कोरस स्टील संभली नहीं, तब तो जोश जोश में खरीद ली और अब ये बेचने जा रहे हैं ना बेटा। तो मार्केट में थोड़ा सा ब्रांड इमेज को भी धक्का लग सकता है ना। तो स्ट्रेटेजिक अलायंस का ट्रेंड है। इसमें हम क्या करते हैं, 2 कंपनीज हमेशा के लिए एक होती है, कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, और कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड में एक रहती है ना बेटा। मिलके R&D कर लेती है, मिलके टेक्नोलॉजी विकसित कर लेती है, मिलके मार्केटिंग कर लेती है, मिलके बेटा वो सारे काम कर लेती है, जितने सालों तक उन्हें क्या लगता है? कंफर्टेबल। जब उनको लगता है कंफर्टेबल नहीं है तो वो क्या हो जाते हैं? सेट ना बेटा। स्ट्रेटेजिक अलायंस के 4 टाइप के एडवांटेज इन्होंने दिए। इसके इकोनॉमिक एडवांटेज है, इसके ऑर्गेनाइजेशनल एडवांटेज है, इसके पॉलिटिकल एडवांटेज और इसके स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है ना बेटा। लेकिन नुकसान क्या है इसमें? आपका जो पार्टनर है वो आपसे अलग होगा, उसके चांस ज्यादा है। वो आपसे जब अलग होगा तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा ना बेटा, वो आपका ओपोनेंट बन जाएगा। ओपोनेंट बनने से वो आपकी जो सीक्रेट्स हैं उनको रिवील कर सकता है, उनको बाहर बता सकता है ना बेटा। और हम कॉन्ट्रैक्ट करके सीक्रेट रखने की कोशिश करेंगे तो मोस्ट ऑफ दी कंट्रीज में बेटा लीगल व्यवस्था बड़ी स्लो है, तो वहां पे तब तक सब कुछ लीक हो चुका होगा। तो रिस्क ऑफ इमिटेसी बढ़ जाएगा। कौन सा रिस्क? इमिटेसी का मतलब क्या है? आपकी टेक्निक सबके पास पहुंच गई, आपका जो पेटेंट था वो कॉमन हो गया है ना बेटा। चलो, एक्सपेंशन के बहुत सारे तरीके हैं, जिसके अंदर कंसेंट्रिक सबसे कम रिस्की है, कॉन्ग्लोमरेट उससे ज्यादा रिस्की है, और इनोवेशन बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट मांगता है, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि इनोवेशन होगा या नहीं होगा है ना बेटा। चलो, तो उसके लिए बहुत ज्यादा फंड्स चाहिए। अब देखो बेटा,
डाइवर्सिफिकेशन के 3 मेथड में जो सबसे कम रिस्की वाला है यानी कि कॉन्सेंट्रिक, उसके अंदर आपके 2 मोड दिए हुए हैं मॉड्यूल के अंदर रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन के अंदर, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल इंटीग्रेशन में 2 टाइप है, फॉरवर्ड बैकवर्ड। जब आप सेम लाइन ऑफ बिजनेस में रहें, किसमें, सेम लाइन ऑफ बिजनेस में, और उसमें एक स्टेप आगे बढ़ा दें तो फॉरवर्ड, और उससे आपका कस्टमर के दूर हो गया और नजदीक आ गए, और नजदीक आ गए, एंड जो कंज्यूमर उसके और नजदीक आ गए। जैसे कोई कंपनी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करने की बजाय ट्रेडिंग करना भी स्टार्ट कर दे, सर्विस सेंटर भी खोल दे, तो वो कंज्यूमर के और नजदीक आ गई। अच्छा फीडबैक मिल सकता है कस्टमर से, और आपकी डिपेंडेंसी भी कम होती है ट्रेडर्स के ऊपर। लाइक पतंजलि के खुद के मेगा स्टोर है ना बेटा, तो उससे क्या है, उनकी वो जो मार्केट में रिटेलर्स हैं उन पे डिपेंडेंसी क्या रहती है, कम रहती है ना बेटा, पतंजलि के एक सुपर मेगा स्टोर्स की वजह से ना बेटा। अच्छा, आपको लगता है कि भी हमें बैकवर्ड जाना चाहिए, तो उसका रीजन क्या होता है कि आप चाहते हो कि हमें रॉ मटेरियल की सप्लाई सबसे ज्यादा मिलनी चाहिए, सबसे पहले मिलनी चाहिए ना बेटा, और इससे आप अपने कॉम्पिटिटर को भी बेटा नुकसान पहुंचा सकते हो, आप उसकी रॉ मटेरियल की सप्लाई काट सकते हो ना बेटा, अगर रॉ मटेरियल की सप्लाई आपके हाथ में आ जाए तो। अभी ये इंडियन एमएनसी जो ये क्या करती है, फॉरेन में जाती है और खदानें खरीद लेती है, अडानीज हो गए, जिंदल्स हो गए, ये क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएंगे, यूरोप पहुंच जाएंगे, अरबियन कंट्रीज में पहुंच जाएंगे, वहां पे तेल के, गैस के कुएं खरीद लेंगे बेटा, वहां पे गोल्ड माइन खरीद लेंगे। तो ऐसा क्यों करते हैं, ताकि रॉ मटेरियल की सप्लाई इनके हाथ में आ जाए ना बेटा। तो ये भी बहुत अच्छा प्रपोजिशन है, अगर आपके पास पैसे हैं तो ना बेटा, तो आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, इससे आपकी सप्लाई बढ़िया रहेगी, कॉस्ट कम आएगी। इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि रिलायंस ने जैसे खुद ही बेटा खेत खरीद लिए और फार्मिंग करनी स्टार्ट कर दी, तो उससे बेटा कॉस्ट पर यूनिट क्या आ जाएगी, कम, और रॉ मटेरियल भी इनको किस क्वालिटी का मिलेगा, अच्छी क्वालिटी का, डिजायर्ड क्वालिटी का। आप चाहते हो कि हम जो प्रोड्यूस दें उसके अंदर केमिकल्स कम हो। जैसे रिलायंस बेटा इंडिया की सबसे बड़ी मैंगो एक्सपोर्टर है, यानी कि सबसे ज्यादा मैंगो एक्सपोर्ट भारत में जो कंपनी करती है उनमें रिलायंस का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन रिलायंस को दिक्कत क्या आती है कि यहाँ से जो मैंगो की पेटियां भेजते हैं वो यूरोप में और अमेरिका में रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि उसमें केमिकल निर्धारित मात्रा से ज्यादा होता है ना बेटा। तो वहां पे वो क्या कर सकते हैं बेटा, खुद के बाग में तो वो रोक सकते हैं ना कि केमिकल फर्टिलाइजर कितना यूज होगा, और किसी को कहना कि फर्टिलाइजर इतना यूज करना, उतना यूज करना, उससे हो सकता है कोई लोग बात ही ना माने आपकी, और खेतों से जो आ रहा है वो फिर वैसा है नहीं, फिर वो आगे बेच नहीं पाएंगे, तो अपना बिजनेस रुक गया ना। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं बेटा, रॉ मटेरियल अपने हाथ में ले सकते हैं। रॉ मटेरियल अपने हाथ में लेने को क्या बोलते हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। और वही अगर आप बेटा वो वाला काम खरीद ले तो उसको बैकवर्ड मर्जर बोल देंगे आप ना बेटा। खुद डेवलप करेंगे तो इंटीग्रेशन, और खरीद लेंगे तो मर्जर। अगर अपनों ने डायरेक्ट कॉम्पिटिटर जैसा सामान खुद बनाना शुरू कर दिया तो वो बेटा हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन हो जाएगा। डायरेक्ट कॉम्पिटिटर जैसा सामान खुद बनाना शुरू कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। और अगर डायरेक्ट कॉम्पिटिटर को ही खरीद ले हम तो हॉरिजॉन्टल मर्जर, उसके साथ टाई अप कर ले, उसके साथ एक हो जाए तो मर्जर। चलो बेटा, अब उसके बाद लास्ट पे चलते हैं हम। बड़े बिजनेसमैन को कॉम्बिनेशन यूज करना होता है, कुछ बिजनेस में स्टेबिलिटी, कुछ में एक्सपेंशन, और कुछ में से एग्जिट भी करना पड़ता है। एग्जिट करने के बड़े रीजन क्या होते हैं, सबसे पहले इसके रीजंस देखते हैं। ये जितना भी टॉपिक यहाँ पे बहुत 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 ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है और ये पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं, तो इसलिए मैंने सारे टॉपिक एक साथ लिख दिए यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक एग्जिट के हैं ना बेटा। इसमें सारे टॉपिक हैं आपके स्ट्रेटेजिक एग्जिट के। अब देखो बेटा, रीजन देखो, सबसे पहले डाइवेस्टमेंट का पूछे तो भी, लिक्विडेशन का पूछे तो भी, और टर्न अराउंड का पूछे तो भी, क्योंकि लगातार लॉस लग रहे हैं, लगातार नेगेटिव कैश फ्लो है और फ्यूचर में भी सुधार की कोई उम्मीद नहीं है। प्रोडक्ट अपने मैच्योरिटी फेज में पहुंच चुका है, डिक्लाइनिंग फेज में पहुंच चुका है और अब सुधार की कोई उम्मीद नहीं है। मिसमैच, आपने कोई नया एक्विजिशन किया था, कोई मर्जर किया था और वो आपके लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी साबित हुआ, तो बेटर क्या है, अगर वो नहीं निभ रहा तो क्या करो, छोड़ दो। छोड़ने को क्या बोलते हैं, एग्जिट। और बिना सोचे समझे आपने छोड़ा या इमोशन में छोड़ा है, स्ट्रेटेजिकली सोच के छोड़ा है डरना बेटा, तो इसलिए ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा डरना बेटा। अब आपको लगता है, गवर्नमेंट को लगता है मेरे से ये वाली फैक्ट्री चल ही नहीं सकती और चलाई जा रही है गवर्नमेंट और लॉस खाए जा रही है, बेटर क्या है, लॉस खाने से बेटर है लॉस ना खाना डरना बेटा। तो बेच दो उसको, कुछ पैसे भी आएंगे, उसको और जगह इन्वेस्ट कर लेंगे अगर आपको बेटर अल्टरनेटिव दिख रहा है तो डरना बेटा। कई बार जरूरी नहीं है कि लॉस मेकिंग हो तभी बेचना है, प्रॉफिट कम दे रही, क्या दे रही है, प्रॉफिट तो दे रही है, प्रॉफिट कम दे रही है, कैश काउ सी हो रखी है डरना बेटा, और प्रॉफिट ढंग से दे नहीं रही तो भी बेच दो।
बाद में पता है डॉग हो जाएगा, कबाड़ में बिकेगा, इससे अच्छा क्या है अभी बेच दो। डन है बेटा। अगर आपको लगता है फ्यूचर में सुधार की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है फ्यूचर में सुधार किया जा सकता है, तो आप माइटियर एफर्ट जो लगाते हो उसे क्या बोलते हैं, टर्न अराउंड। यानी कि गिरते हुए शेयर को आपने क्या किया बेटा, उल्ट दिया। शेयर गिर रहा था, उसको आपने क्या किया बेटा, उल्ट दिया। बट ये प्रोसेस बहुत ज्यादा पैसा मांग सकती है, तो आपको ट्राई करके देखना टर्न अराउंड हो सकता है, तो नहीं हो सकता तो फिर किस पे आ जाओ, डाइवेस्टमेंट पे या लिक्विडेशन। बट रीजन यही होते हैं तीनों के, परसिस्टेंट लॉसेज, कंटिन्यूड लॉसेज, नेगेटिव कैश फ्लो, मिसमैच, न्यू मर्जर और एक्विजिशन। बेटा मिसमैच साबित हुआ, मार्केट में कंपटीशन क्या हो गया, पागलों जैसा हो गया बेटा, और उस कंपटीशन में मरना तय है, और उस कंपटीशन का सामना करना पॉसिबल नहीं है। तो बेटर क्या है बेटा, समय रहते एग्जिट कर लो, समय रहते एग्जिट कर लो। और बहुत मार्केट्स हैं है ना बेटा। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है ना बेटा, किसी मार्केट के अंदर बहुत बड़े टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की जरूरत है, और उसके लिए आपको बहुत हैवी पैसा खर्च करना पड़ेगा, और बाद में कोई रिटर्न आने नहीं, तो फिर क्या करो, काय को करना है ना बेटा। धंधा ऐसे थोड़ी चलता है। धंधा कैसे चलता है बेटा, पैसे लगाने से पैसा आना चाहिए, यहाँ पे तो पैसे लग जाएंगे और पैसे आएंगे नहीं, फिर काय को लगाने है ना बेटा। बेटर ऑल्टरनेटिव है जब को, और कोई तो कहाँ जाएंगे, बेटर ऑल्टरनेटिव पे जाएंगे। और डिस इन्वेस्टमेंट से, डाइवेस्टमेंट से बेटा आपको हेल्प मिलेगी, किसमें, टर्न अराउंड। जैसे आप कुछ प्रोडक्ट्स को अपने बंद कर दो और कुछ को बेटा टर्न अराउंड कर दो, अगर आपकी हालत खराब है तो। सिग्नल्स मिले कहां से आपको, डेंजर सिग्नल्स क्या थे जिससे कि आपको इन सब का आइडिया सा हुआ, तो बेटा डेंजर सिग्नल पहले ही आने शुरू हो जाते हैं। डेंजर सिग्नल क्या होते हैं, आपका मार्केट शेयर गिरना शुरू हो जाएगा, आपका मार्केट शेयर, ये तो बाद की सिचुएशन है, इससे पहले ही ये तो रीजन है, जब पानी सिर से ऊपर चला गया है ना। पेपर में रीजन पूछे तो रीजन लिखने हैं, और इंडिकेटर्स या फिर डेंजर सिग्नल पूछे तो डेंजर सिग्नल लिखने हैं। डेंजर सिग्नल पहले ही आ जाते हैं बेटा, है ना बेटा। तो डेंजर सिग्नल क्या होते हैं, आपकी मार्केट शेयर गिरना शुरू हो गया, आपके एम्प्लॉइज का मोरल डाउन है, एम्प्लॉइज बहुत जल्दी जल्दी कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, कंपनी में जम के मिसमैनेजमेंट मची हुई है, कंपनी के अंदर एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो बहुत ज्यादा हो गया, यानी कंपनी के एम्प्लॉइज के कंपनी छोड़ के जाने की दर बहुत तेज हो चुकी है ना बेटा। डिटीरियोरेशन इन विच फैसिलिटी, फिजिकल फैसिलिटी, कंपनी के प्लांट और मशीनरी पूरी तरह बेटा खत्म होने की कगार पे आ गए हैं, बिल्कुल कबाड़ की सिचुएशन में आ गए हैं, और कंपनी के पास क्या नहीं है, पैसा नहीं है ना बेटा। कंपनी के प्रोडक्ट क्या हो गए हैं, अनकॉम्पिटिटिव, मार्केट में रिस्पांस नहीं आ रहा, कस्टमर खत्म हो गया, कस्टमर कम हो गए हैं। तो ये इंडिकेटर्स हैं कि या तो तुम्हें टर्न अराउंड करना पड़ेगा या फिर तुम्हें डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन। एक क्वेश्चन, क्या टर्न अराउंड और डाइवेस्टमेंट इकट्ठा किया जा सकता है? यस। अभी भी मैंने बोला था ना कि कुछ बिजनेसेज में क्या कर लो, डाइवेस्टमेंट, उससे जो पैसा आएगा उसे दूसरे बिजनेसेज में क्या कर लो, टर्न अराउंड, है ना बेटा। और ऐसा आप एक बिजनेस के अंदर भी कर सकते हैं। एक बिजनेस के अंदर आपकी बहुत सारी ब्रांचेज है, तो उसमें से कुछ ब्रांचेज को बेच दो, जिसको आपने खोल के गलती कर ली, है ना बेटा, आपने ओवर एक्सपेंशन किया। क्या किया, ओवर एक्सपेंशन, इसकी वजह से ये सब हुआ, है ना बेटा। तो आप अब उस एक्सपेंशन को बेटा जो कर रहे थे, जिसकी वजह से नुकसान लगना शुरू होगा, उसको खत्म कर दो, और आप अपनी मेन ब्रांच को बंद कर दो, या जो न्यू ब्रांचेज थी, और जो लॉस का घर बनी पड़ी है बेटा, जिसको आप चलाने के लिए बेटा पागल हुए पड़े हो, लेकिन वो चल नहीं। सपोज करो एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी साउथ इंडिया में उतनी नहीं है पकड़, और वो वहां पे गई, और उसके चक्कर में नॉर्थ भी हाथ से निकल जाए, तो बेटर क्या है, वापिस आ जा, डन बेटा, डन बेटा। तो जहां पे आपका कोर प्रोडक्ट है उस पे वापिस आ जाओ, अगर आपको लगता है एक्सपेंशन कामयाब नहीं हुआ, डन बेटा। बट ये डिसीजन तभी ले सकते हो जब ये आपके दिमाग में हो। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, अगर हमें पढ़ा नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे, निराश हो जाएंगे। तो निराश होने वाली कोई बात नहीं है ना बेटा। तो आपको स्टेप बैक कर लेना चाहिए अगर आपको लगता है स्टेप फॉरवर्ड करने से आपको काफी नुकसान हो गया, ना बेटा। चलो क्या क्या करना चाहिए आपको। नंबर 1 सॉल्यूशन क्या है, नंबर 1 कट द प्रोडक्ट लाइन। बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए, बहुत सारी ब्रांचेज खोल दी, जो अननेसेसरी प्रोडक्ट है, जो लेस प्रॉफिटेबल है, जो लॉस मेकिंग प्रोडक्ट हैं, ब्रांचेज हमको क्या कर दो, बंद कर दो। उससे काफी राहत मिलेगी। इससे एक तो कैश जनरेट होगा। क्या कैश जनरेट होगा, इससे बेटा क्विक पे ऑफ, इससे बैंक का लोन चुका दो जितना चुका सकते हो, जिससे इंटरेस्ट लगना बंद हो जाए, इंटरेस्ट लगना कम हो जाए, ना बेटा। जो आपके फालतू की ब्रांचेस थे उनको बंद करके जो कैश आएगा बेटा, कैपिटल्स बेच दिया आपने वहां पर, तो जो कैश आएगा उससे आप अपना बैंक का लोन चुकाओ, जिससे आपका डेट सर्विस रेशियो सुधर जाएगा, ना बेटा, जिससे आपका इंटरेस्ट जो है बेटा वो कम हो जाए। कॉस्ट कम करो, कॉस्ट अपने आप ही कम हो जाएगी अगर आप फालतू के प्रोडक्ट बंद कर दोगे, फालतू की ब्रांचेस बंद कर दोगे, फालतू का स्टाफ हटा दो। ओवर स्टाफिंग हो रखी थी, क्या हो रखी थी, स्टाफ हटा दो जो फालतू का है, ना बेटा। और लग्जरी एक्सपेंडिचर बंद करो,
क्या बंद करो? Luxury expenditure. आम आदमी बन जाओ बेटा। क्या बन जाओ? आम आदमी। कम खर्चे करो। जहां पे एक स्टाफ से काम हो सकता है आपने 10 स्टाफ रख लिए। कितने? 10. और फिर आप चौड़ दिखा रहे हो कि मैंने 10 स्टाफ रख रखे। देखो देखो हमारा स्टाफ देखो, तो उसकी आरती उतारें क्या जब स्टाफ की जरूरत ही नहीं है? ना बेटा, इससे आपका प्रोडक्ट कॉस्टली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Costly. ना बेटा, आप कोई डिस्काउंट नहीं दे पाओगे, कोई स्कीम नहीं ला पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आपने अपने आप ही अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा रखा है धक्के काम की चौड़ दिखाने के लिए। ना बेटा, तो आपको ध्यान रखना है बेटा, आपको अपनी कॉस्ट कम करनी है, स्टाफ फालतू है वो हटाओ, रेवेन्यू जनरेट करो। रेवेन्यू जनरेट करने का मतलब क्या है? काम करो भाई, है ना बेटा। और कोर प्रोडक्ट जो आपका इतना पॉपुलर है उसमें आप क्या करो बेटा? समय ज्यादा लगाओ। उसमें आपके आते ही बेटा वापिस वो आपका पुराना जलवा बिखरेगा बेटा वहां पे, है ना बेटा। जनरेट इनफ कैश, मोरल बिल्डिंग, एम्प्लॉयज का मोरल बूस्ट अप करो, है ना बेटा। ये सारे स्टेप जब हम फॉलो करते हैं तो फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रिवाइवल के चांस काफी बढ़ जाएंगे, है ना बेटा। अब इसको मॉड्यूल से देखते हैं बेटा। पेज नंबर 4.21, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी। क्या करना चाहिए हमें टर्न अराउंड के दौरान? तो चेंज इन द टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट को क्यों बदल दे? उसके बदले बिना ऑर्गेनाइजेशन चलेगा नहीं, दिख गया तुम्हें साफ साफ। तो उसको बदल के नया ब्लड ले आओ बेटा। बदल दो उनको, जो सुधरे या ना सुधरे? ना सुधरे। क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग एक्शन। क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग एक्शन का मतलब लोगों ने आपके बारे में अफवाहें उड़ा रखी है, नेगेटिविटी उड़ा रखी है, तो आप मार्केट में खुद उतरो और आप फील्ड में उतरो, कोई वीडियो रिकॉर्ड करो, कुछ भी करो, लेकिन लोगों तक संदेश पहुंचाओ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना बेटा। सब अच्छा है और आगे भी अच्छा ही होएगा। इस टाइप का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपकी तरफ से जाना चाहिए, है ना बेटा, आपके फॉलोअर्स के पास। न्यूट्रलाइज करो बेटा कौन से प्रेशर? एक्सटर्नल प्रेशर, फालतू के प्रेशर जो बैंक ने, क्रेडिटर्स ने या किसी ने भी क्रिएट कर रखा है। क्विक पे ऑफ एक्टिविटी, और लोन चुका दो जितना चुका सकते हो यूजिंग डाइवेस्टमेंट, है ना बेटा। क्विक कॉस्ट रिडक्शन, खर्चे कम करो बेटा, और लेविश एक्सपेंडिचर बंद करो, ओवर स्टाफिंग बंद करो बेटा। एक स्टाफ की जरूरत है तो कितना रखो? एक ही रखो। क्या हो जाएगा एक स्टाफ की जगह 10 स्टाफ रखने से? है ना बेटा, मुझे पता है ये काम एक बंदा कर सकता है और मैं उसकी जगह 4 बंदे रखूंगा तो उसका बर्डन तुम पे ही आएगा ना बेटा। क्लियर है बात? चलो बेटा, रेवेन्यू जनरेशन, रेवेन्यू जनरेट करो बेटा। एसेट्स को लिक्विडेट करो ताकि आप कैश जनरेट कर पाओ। एसेट लिक्विडेशन का मतलब वो जो अननेसेसरी प्रोडक्ट्स है, अननेसेसरी ब्रांचेज है, अननेसेसरी प्लांट्स, उनको क्या करो? बेच लो कबाड़ होने से पहले। बेटर इंटरनल कोऑर्डिनेशन, और आपस में प्यार बढ़ाओ बेटा, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया चले और एम्प्लॉयज का उत्साह बढ़ाओ बेटा। अब आते हैं टर्न अराउंड के एक्शन प्लान पे, जो वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड एग्जाम क्वेश्चन है ना बेटा। हालांकि बेटा ये जो बाकी टॉपिक्स है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वाला टॉपिक जो बेटा उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टर्न अराउंड का एक्शन प्लान, इसमें करना क्या होता है बेटा? आपको अपने गिरते हुए मार्केट शेयर को रोकना है, आपको डिटीरियोरेशन रोकना है, इंप्लॉय टर्नओवर रोकना है। तो कुछ रास्ते तो ये दिखा दिए हमने आपको। अब इनको हम पैराग्राफ की फॉर्म्स में समझते हैं, 5 स्टेप्स में समझते हैं। पहला स्टेप क्या है बेटा? कॉज एंड इफेक्ट। कुछ बुरा हुआ है तो उसका कोई रीजन भी तो होगा, है ना बेटा। कुछ बुरा हुआ है तो उसका रीजन होगा। अगर आपकी ऐसे ग्रो करती हुई कंपनी ऐसे गिरने लग गई तो उसका कुछ रीजन होगा। रीजन क्या है? ओवर एक्सपेंशन। रीजन क्या है? फालतू के खर्चे, है ना बेटा, दिखावा करना, है ना बेटा। तो आपको उनको रोकना होगा, है ना बेटा। और आपको रूट कॉज समझना होगा। क्या ढूंढना है? रूट कॉज को समझने के बाद ये देखना है कि आपको नुकसान किस एक्सटेंट तक हुआ है। आपको नुकसान इरिपेयरेबल हुआ है या रिपेयरेबल? मान लो आपको नुकसान इरिपेयरेबल हुआ है तो फिर क्या करेंगे? फिर लिक्विडेशन। अगर आपको इरिपेयरेबल नुकसान हुआ है तो रिपेयर तो हो ही नहीं सकता, फिर डाइवेस्टमेंट या फिर लिक्विडेशन। डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन में से कम बुरा क्या है? क्योंकि इससे टर्न अराउंड को पैसा मिलता है और कंपनी का ब्रांड भी खराब नहीं हुआ और कंपनी अभी भी चल रही है। बस उसने अननेसेसरी प्रोडक्ट बंद करके कोर प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कर दिया, है ना बेटा। लिक्विडेशन में स्टिग्मा लगता है कि यार देखो इनसे कुछ होता नहीं, है ना बेटा। लिक्विडेशन में हम क्या करते हैं? सम पार्ट्स ऑफ बिजनेस बेचते हैं, कंप्लीट बिजनेस। सम एसबीयूज को बेचते हैं, सम डिविजन्स को बेचते हैं, कंप्लीट कंपनी, है ना बेटा। मार्केट से आपका नाम बिल्कुल खत्म हो जाना हमेशा हमेशा के लिए, उसे क्या बोलते हैं? लिक्विडेशन। तो वो थोड़ा सा बुरा माना गया है ना बेटा। डाइवेस्टमेंट में आपके ऊपर कोई धब्बा नहीं लगेगा, कोई स्टिग्मा नहीं लगेगा अगर आप डाइवेस्टमेंट से टर्न अराउंड कर पाओ तो, है ना बेटा। तो देखो बेटा, तो सबसे पहले आपको रूट कॉज देखना है।
और आपको देखना है इम्पैक्ट या फिर जो आपको एक्सटेंट ऑफ डैमेज हुआ वो कितना ज्यादा था। अगर वो रिपेयरेबल है तो फिर हम सेकंड स्टेप पे चलेंगे। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, असेसमेंट ऑफ कौन सी प्रॉब्लम, करंट प्रॉब्लम। तो करंट प्रॉब्लम को पहले आपको समझना है, उनके रीजंस और उसका इंपैक्ट कितना ज्यादा था आपके ऊपर। फिर रिपेयरिंग के प्लान सोचेंगे आप। रिपेयरिंग के जो प्लान है वो सेकंड और थर्ड स्टेप में है। इनको इमरजेंसी एक्शन प्लान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमरजेंसी एक्शन प्लान। इमरजेंसी एक्शन प्लान कह लो या फिर प्रीलिमिनरी एक्शन प्लान कह लो। पहले उनके बारे में सोचना है फिर उनको करना है। ये डेवलपमेंट ऑफ सच प्लान्स और ये इंप्लीमेंटेशन ऑफ सच प्लान्स। तो अगर आपको लगता है कि रिपेयरिंग पॉसिबल है, आपको लगता है रिवाइवल पॉसिबल है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए बेटा? आपको पहले प्लानिंग करनी चाहिए और फिर उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए ना बेटा। प्लानिंग में आपको देखना है कि क्या मैं डाइवेस्टमेंट से इतना कैश जनरेट कर पाऊंगा कि मैं बैंक के लोन चुका पाऊंगा। आपको लगता है इतना कैश मैं जनरेट नहीं कर पाऊंगा, तो मॉड्यूल में दिया हुआ ब्रिज फाइनेंसिंग। कौन सी फाइनेंसिंग? शॉर्ट टर्म लोन ले लो एक बार और उसे लॉन्ग टर्म लोन चुका दो, है ना बेटा। लेकिन सोच समझ के, अगर आपको लगता हो कि वो शॉर्ट टर्म लोन या 4 महीने 6 महीने का पीरियड आपके लिए काफी है जिससे आप सिचुएशन को बदल दोगे, तो ही ये सब करना, है ना बेटा। मतलब बहुत सोच समझ के फिर आपको स्टेप बढ़ाना है ना बेटा। आपको लगता है कि सर्वाइवल के चांस है, रिवाइवल के चांस है और वो काफी है, इतने इनफ है कि हम टर्न अराउंड कर सकते हैं, तो ही टर्न अराउंड करना है। बिफोर यू मेक एनी मेजर चेंज, पैसा खर्च करने से पहले, पैसा बर्बाद करने से पहले देख लेना बेटा चांसेस है क्या सर्वाइवल के, रिवाइवल के। आइडेंटिफाई करना बेटा एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी और डेवलप करना कौन सा प्लान, प्रीलिमिनरी एक्शन प्लान। इसके लिए आपको बेटा वायबल कोर बिजनेस ढूंढना है। क्या ढूंढना है? कोर बिजनेस, जो आपका व्यवहारिक है आज भी और जो आपका आज भी इतना पॉपुलर है ना बेटा। अब देखो बेटा, अगर आपको लगता है कि आपका कमबैक का मतलब रिकवरी का मतलब रिवाइवल सक्सेसफुल हो सकता है और उसके चांसेस बहुत ज्यादा है, आपको किस पे विश्वास है? अपनी कोर कॉम्पिटेंसी पर, जो आज भी आउटडेट नहीं हुई, है ना बेटा। जैसे अमिताभ बच्चन जी का कमबैक कितना दर्द भरा था, है ना बेटा। उनको बहुत दिक्कतें हुई क्योंकि उनकी कई मूवीज लगातार फ्लॉप होती गई, लेकिन फिर उन्होंने अपना थोड़ा सा स्टाइल क्या किया, चेंज किया, थोड़े से रोल्स अलग लेने एक्सेप्ट करने स्टार्ट किए, तो फिर उनका रिवाइवल सक्सेसफुल हो गया क्योंकि एक्टिंग तो उनको अच्छे से आती है ना बेटा। तो अगर आपको अपने कोर बिजनेस पे भरोसा है तो आप रिवाइवल कर सकते हो। ब्रिज फाइनेंसिंग ढूंढनी होगी, अवेलेबल रिसोर्सेज देखने होंगे क्या उतने हैं कि हम कर पाएंगे रिवाइवल, स्ट्रेंथ और वीकनेस देखनी होगी, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स देखनी होगी। इन सबको आपस में मैच करके देखना होगा। अब आपको लगता है कि हाँ पॉसिबल तो है, तो फिर क्या करें? जुट जाओ, है ना बेटा। इंप्लीमेंट कर दो उस चीज को, सोच के समझ के अब उसको इंप्लीमेंट कर दो। अब ओवरथिंक ना करो, अब डू दैट, है ना बेटा। इसमें क्या करना है बेटा? इसमें लिखा मॉड्यूल में स्टॉप द ब्लीडिंग फर्स्ट। जैसे कोई घायल हो जाता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं बेटा? उसका ब्लड रोकते हैं, उसका ब्लड का थक्का जमाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही आपको बेटा इमरजेंसी एक्शन प्लान में सबसे पहले नेगेटिविटी रोकनी है जो चारों तरफ आपके बारे में फैली हुई है। ये सारे स्टेप लिख सकते हो आप, है ना बेटा। क्लियर? और इससे आपका पॉजिटिव कैश आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए? पॉजिटिव कैश, है ना बेटा। स्टेज 4 में भी हम यही करेंगे बट अब थोड़ा आराम से करेंगे। स्टेज 4 में भी हम यही करेंगे बट अब थोड़ा आराम से करेंगे, है ना बेटा। स्टेज 4 का नाम क्या है? रीस्ट्रक्चर योर बिजनेस। इसके सेकंड पैराग्राफ में सेम टू सेम लिखा हुआ है, बस हल्की सी फर्स्ट लाइन चेंज है कि प्रोडक्ट मिक्स चेंज कर सकते हो। बल्कि इसका थर्ड पैराग्राफ काफी अच्छा है, मोरल बिल्डिंग, रिवार्ड एंड कंपनसेशन सिस्टम। और रिवार्ड और कंपनसेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए बेटा जिससे एम्प्लॉयज की क्या बढ़े, डेडिकेशन और क्रिएटिविटी, जिससे कि वो सोचे कि भी जितना कंपनी हमारे बारे में सोचती है हमें भी कंपनी के बारे में सोचना जरूरी है। क्योंकि कोई भी काम 1 वे होता है, 2 वे होता है, 2 वे होता है ना बेटा। ताकि वो भी हमारे बारे में सोचे, हम उनके बारे में सोचे, तो इसको कोऑर्डिनेशन भी बोलते हैं ना बेटा। तो आपको मोरल बिल्डिंग करना है, रिवार्ड एंड कंपनसेशन सिस्टम लॉन्च करना है। जो ज्यादा काम करेगा, अच्छा काम करेगा, उसको अवार्ड्स देने हैं, उसको सैलरी हाइक देनी है ना बेटा, जिससे उनकी डेडिकेशन बढ़े। और जो रिवार्ड अचीव कर रहे हैं बेटा लोग, उनको मोटिवेट करना है कि अगली बार भी तुम्हें रिवार्ड अचीव करना है ना बेटा। इस टाइप से उनको मोटिवेट करना है। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि आपको कोर बिजनेस को बेटा सुधारना है। किसको सुधारना है? कोर बिजनेस को। अब देखो बेटा, जापान का रिस्ट्रक्चरिंग पीरियड कितना अच्छा माना जाता है ना, और कितना तेजी से उन्होंने रिस्ट्रक्चर किया था। तो उन्होंने कैसे काम किया था? देखो बेटा, फोरकास्टिंग का यूज किया उन्होंने, एनालाइज किया उन्होंने सिचुएशन को। एनालाइज और फोरकास्टिंग बहुत अच्छी टेक्निक होती है।
और आपको काफी रिव्यू करना चाहिए बार बार रिव्यू करने से क्या होता है बेटा, सिचुएशन लेट सुधरती जल्दी सुधरती है ना बेटा। जैसे एक चैप्टर का एक बार टेस्ट होगा और एक चैप्टर का 4 बार टेस्ट होगा, कहाँ पे आप लास्ट तक बढ़िया होगा, 4 बार टेस्ट में, है ना बेटा। तो रिव्यू एक बार की बजाय बार बार, जैसे आप घर से जल्दी पढ़ाए, है ना बेटा, टेस्ट दे दिया, कोई बात नहीं, खराब हो गया, अगली बार अपने आप स्लो पढ़ोगे और जहां जल्दी पढ़ना है वो भी पता चल जाएगा, अगली बार और गलतियां कम हो जाएगी। एंड सो लास्ट स्टेज क्या है, रिटर्निंग टू नॉर्मल में आज बेटा दोबारा आ जाओ, वही बेटा सारे काम शुरू कर दो। कॉम्पिटिटर के साथ टक्कर लेना, कॉम्पिटिटर के साथ बेटा टक्कर लेना है तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना, न्यू मार्केट्स में जाना, कॉम्पिटिटर के कस्टमर तोड़ना, है ना बेटा, और न्यू फैसिलिटीज लेके आना, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, यानी अब आप एक्सपेंशन शुरू कर सकते हो। क्या शुरू कर सकते हो, एक्सपेंशन शुरू कर सकते हो। तो इन द स्टेज नंबर 5, इन द फाइनल स्टेज ऑफ योर रिकवरी, अब आप प्रॉफिट अच्छे दिखा रहे हो, अब आपकी ईवीए काफी अच्छी होगी, इकोनॉमिक वैल्यू काफी अच्छी हो गई है, तो अब आप बेटा नए प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, नए कस्टमर सर्विस सेंटर खोल सकते हो, अलायंस कर सकते हो न्यू ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, मार्केट शेयर को तेजी से बढ़ा सकते हो, नए कस्टमर एक्वायर कर सकते हो बेटा, न्यू स्ट्रेटेजीज बना सकते हो और न्यू टेक्नोलॉजी विकसित कर सकते हो। आपके पास सब कुछ सही हो गया, सब कुछ सही हो गया तो क्या करेंगे, इसको रिटर्निंग टू नॉर्मल बोलेंगे आप, है ना बेटा। तो ये आपके बेटा 4 कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज है। तो स्टेबिलिटी वाले को हम क्या बोलते हैं, कुछ नहीं करना ना, इसके अंदर करना है, जैसे डू नथिंग स्ट्रेटेजी है स्टेटस क्यो, स्टेटस क्यो में आपको सेम एफर्ट मेंटेन रखने होते हैं, है ना बेटा। और इसमें आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए, एफिशिएंसी, अपना फोकस जो है बेटा वो बढ़ाना है आपको, क्योंकि आपको गोल्डन मौका मिल रहा है स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी में अपने फोकस को बढ़ाने का, आपको R&D का अच्छा मौका मिल रहा है ना बेटा, क्योंकि आपको नया कुछ भी नहीं करना। ये किस इन्वायरमेंट में अच्छा होता है, जहां पे प्रोडक्ट कौन से फेज में हो, मैच्योरिटी फेज में, जहां पे इन्वायरमेंट थ्रेटनिंग हो, जहां पे एक्सपेंशन करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, और ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा एक्सपेंशन कर चुकी है, तो बेटर क्या होगा, कंसोलिडेशन, है ना बेटा। बहुत ज्यादा एक्सपेंशन के बाद आपको रुकना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन। देख तो लो आपने कितनी ग्रोथ की है, देख तो लो कितना पैसा कमाया, गिन तो लो पहले उसको, है ना बेटा, और कमाने चले, है ना बेटा। तो आपको कंसोलिडेशन करना चाहिए, स्टाफ को भी बीच में थोड़ी सी क्या मिल जाएगी, राहत। ये वाली स्ट्रेटेजी किनको पसंद होती है, जिनको नंबर 1 बनना है, मार्केट शेयर बढ़ाना है, जिनसे रहा नहीं जाता, जो वर्सेटाइल पर्सनैलिटी के होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, और जिनको दिख रहा है मार्केट इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी, और सारे ही कर रहे हैं एक्सपेंशन, तो आपके लिए भी एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, इंपैरेटिव हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा, है ना बेटा। क्योंकि मार्केट में सारे लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं तो आपके लिए भी एक्सपेंशन करना मैंडेटरी हो जाएगा, है ना बेटा। और एक्सपेंशन करने से बेटा आपका ईगो भी सेटिस्फाई होता है, कहीं ना कहीं ग्रोथ इज द रूल ऑफ नेचर की वजह से आपका ईगो क्या रहता है बेटा, खुश रहता है अगर आप एक्सपेंशन करते हो। अब एक्सपेंशन के जो एडवांटेज इन्होंने दे रखे हैं, तो इसमें इंपेरेटिव दे रखा है, प्राइड दे रखा है, ग्रेटर कंट्रोल ओवर मार्केट, और चौथा एडवांटेज भी, चौथा रीजन भी बहुत अच्छा है क्यों करें हम एक्सपेंशन, क्योंकि हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल करना चाह रहे हैं और हमारे को एक्सपीरियंस क्या हो चुका है, बहुत ज्यादा। तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू एक्सपेंशन। पेज नंबर 4.12 पर देखो बेटा, इन्होंने कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन दे रखा है, उसमें लिख रखा है कोई लिंकेज नहीं होना चाहिए, कंप्लीटली डिसजॉइंट होना चाहिए इन एवरी एस्पेक्ट, जैसे स्टील एंड रबर, इनका आपस में कोई मेल जोल नहीं है। तो टाटा स्टील ने टाटा रबर लॉन्च कर दिया बेटा, इस टाइप का कुछ होना चाहिए बेटा। रिलेटेड और अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन का जो डिफरेंस दिया हुआ है बेटा, उसमें रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में आप इन चीजों का फायदा उठा सकते हो। किस किस का फायदा उठा सकते हो, शेयर्ड एसेट, ब्रांड नेम, मार्केटिंग स्किल, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, मैन्युफैक्चरिंग स्किल, R&D कॉमन कर सकते हो, और इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उठा सकते हो। अनरिलेटेड में प्रॉब्लम क्या आती है, न्यू प्रोडक्ट हो गया, न्यू टेक्नोलॉजी हो गई, मल्टीपल प्रोडक्ट हो गया, रिस्क घटेगा, ओवरऑल रिस्क कैसे घटेगा, क्योंकि आप नए मार्केट में चले गए हो, इससे पुराने अगर प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो जाते हैं तो आपके पास नया प्रोडक्ट है। जैसे जियो में जाना, रिलायंस का क्या था बेटा, थोड़ा सा अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन था, बट वो जियो में क्यों गई, ताकि पुराने प्रोडक्ट अगर ऑब्सोलीट हो जाए, नॉर्मल प्रॉफिट देने लग जाए, तो जियो से वो क्या कमा सके बेटा, सुपर प्रॉफिट कमा सके। और इसे एग्जीक्यूटिव्स को भी इंटरेस्ट आएगा और आपको कोई टेक ओवर नहीं कर पाएगा, डर बेटा, आप स्लो हाथी नहीं रहोगे और आप चीता बने रहोगे। क्या बने रहोगे, चीता। थैंक यू।